हे एवरीवन व्हाट्स अप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले एक और चैप्टर को। और इस चैप्टर का नाम कौन सा है बेटा? इस चैप्टर का नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जी हाँ, मैं बात करूंगा आपके साथ फॉरेन कंपनीज से रिलेटेड। आज हम लोग पूरा पूरा डिस्कशन करने वाले। आपके एग्जाम में लगभग 4 से 6 नंबर के लिए ये पेपर में पूछा जाता है। 4 से 6 नंबर के लिए ये एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए क्विकली रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है? 379 से लेके 389 तक अपने को चीजें पढ़ना है। 379 से लेके 89 तक पूरी पूरी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है सर? तो फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, देखो क्या बोला, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जिसका जन्म हुआ है, इंडिया के बाहर जो बनी है। जैसे कि टेस्ला इंडिया के बाहर बनी है, जैसे कि स्टारबक्स इंडिया के बाहर बना है, समझ रहे? तो ये सारी कंपनीज बनी है इंडिया के बाहर। और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। हो सकता है वो खुद से करे या अपने एजेंट के थ्रू या फिजिकली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये सब चीजें अगर मैं बात करूं ना, तो एजेंट मतलब किसके थ्रू कर रहे हैं सर अपन लोग यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एजेंट के थ्रू, कोई भी यहाँ पे कोई भी आप मोटर व्हीकल ले लो, कोई भी चीजें ले लो जो एजेंट के थ्रू यहाँ पे चीजें, जैसे रोल्स रॉयस किसी एजेंट के थ्रू इंडिया में अगर बेच रहा है बेटा, तो मैं कहूंगा आपके साथ कि सर वो भी फॉरेन कंपनी माना जाएगा। फिजिकली भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे क्या हुआ कि स्टारबक्स को किसने इंडिया में लाया? टाटा ने इंडिया में लाया। तो हम लोग क्या कहेंगे सर? अगेन यहाँ पे टाटा उसको मदद कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर टाटा भी यहाँ पे क्या उसका एजेंट माना जाएगा क्या इंडिया में? यस सर, यहाँ पे माना जाता है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस किसी भी तरीके से हो सकता है, खुद से हो सकता है, एजेंट के थ्रू हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। और वो कंडक्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटी। कहां पर बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं? इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, इंडिया में धंधा करते हैं। ध्यान रखना, इंडिया में धंधा होना भी चाहिए, तब जाके वो फॉरेन कंपनी माना जाएगा। सर अगर इंडिया में धंधा ही नहीं हुआ तो क्या फॉरेन कंपनी माना जाने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं माना जाएगा। तो मैंने क्या कहा सर? ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी इसको बोला जाता है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, खुद से अपने एजेंट के थ्रू, फर्क नहीं पड़ता फॉरेन कंपनी है या जो किसी भी तरीके से धंधा करती है इंडिया के अंदर, तो अपन लोग अगेन कहेंगे सर ये भी क्या बन जाती है? ये भी फॉरेन कंपनी बन जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी फॉरेन कंपनी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है ओके सर। अब देखिए और क्या बोला गया। अब यहाँ पे है ना इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दी है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेट, इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को कैरी आउट करवाना। जैसे कि हो सकता है मेन सर्वर इंडिया में हो ना हो, जैसे अपना अमेजोन बोल रहा हूँ, अमेजोन का सर्वर भी इंडिया के बाहर है, इंस्टाग्राम का भी सर्वर इंडिया के बाहर है। याद है बीच में मोदी जी ने बोला था कि एफबी और इंस्टाग्राम के सर्वर को इंडिया में लाना पड़ेगा, वो सारी प्रोफाइल्स के लिए जो इंडियन है, बराबर ना? तो मेन सर्वर इंडिया के बाहर था, इसलिए तो वो बवाल हुआ। तो इंडिया के बाहर सर्वर हो, इंडिया के अंदर सर्वर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा सर, इलेक्ट्रॉनिक मींस किसी भी तरीके से हो सकता है, सर्वर की लोकेशन कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो B2B ट्रांजैक्शन करने के लिए आ सकता है, वो B2C ट्रांजैक्शन, जैसे समझिए बात को, अमेजॉन B2C ट्रांजैक्शन करता है, अमेजॉन B2B ट्रांजैक्शन भी करता है। अगर आपको बिजनेस टू बिजनेस परचेस करना है तो आपको वहां पे डिटेल्स देना पड़ता है जीएसटी की। अलीबाबा बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करवाता है। कोई भी डेटा इंटरचेंज या डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सारे डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शंस यहाँ पे माने जाते हैं। दूसरा देखो, अगर हम सर ऑफर कर रहे हैं एक्सेप्टेंस, ऑफर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स या इनवाइटिंग डिपॉजिट्स या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स या सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज इन इंडिया या फ्रॉम सिटीजन्स इन इंडिया, तो अपन लोग बोलेंगे कि सर ये मतलब कोई भी ऐसा मोड जो ऑफर कर रहा है डिपॉजिट इंडिया से, तो हम लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे भी क्या बोला जाता है सर? ये भी फॉरेन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक थ्रू माने जाएंगे। सर फाइनेंशियल सेटलमेंट की सर्विसेज आप दे रहे हो, जैसे आपने ईज बस का नाम सुना होगा, जब आप अल्टीमेट सीए का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ईज बस का पेज आता है, पेपाल का नाम आता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं ना, या बिल डेस्क आपने सुना होगा है ना, ये सब चीजें कभी कहीं ना कहीं जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो ये मैकेनिज्म का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। या वेब बेस्ड
मार्केटिंग हो गया, जैसे कोई भी ऑनलाइन एड्स, इंस्टा के ऊपर एड्स चला रहे हो आप, गूगल के ऊपर एड्स चला रहे हो, या कोई एडवाइजरी या ट्रांजैक्शनल सर्विसेज हो गया, या कोई डेटाबेस सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सर्विसेज, ये सारी चीजें। जैसे देखो अमेजोन के ऊपर, अमेजोन क्या प्रोडक्ट थोड़ी खरीदता है, अमेजोन अपने सप्लायर्स को लिस्ट कराता है, उनको क्या देता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सर्विसेज देता है। हम आपको ऑर्डर लाके देंगे और उसको पहुंचा के भी हम देंगे, बस माल आपका होगा, ऐसा अमेजोन कहता है। तो सप्लाई एचसीएम की सर्विसेज वहां पे दी जाती है। सर ऑनलाइन सर्विसेज जैसे टेली मार्केटिंग हो गया, टेली कम्युनिकेटिंग हो गया, टेली मेडिसिन हो गया, कोई भी सर्विसेज यहाँ पे हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। और रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे ईमेल भिजवाना है, या मान लो मोबाइल डिवाइसेस की कोई सर्विसेज है, सोशल मीडिया की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, जैसे मान लीजिए मुझे वीडियोस एडिटिंग करवा के लेना है, तो मैं कोई यूएससी की फर्म को पकड़ता हूं, मैं उनको बोलता हूं मेरे को वीडियो एडिट करके देना, तो इन्होंने सोशल मीडिया की सर्विसेज दी। आप समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सब चीजें क्या होती है, आपने देखा होगा ये ड्राइव वाला बेटा 15 GB तक फ्री होता है, उसके बाद चार्ज करता है गूगल ड्राइव। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज यहाँ पे आ गई। तो ऐसे सारी चीजों में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी फॉरेन कंपनी आ जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक हमने आईएफएससी खोला है, जैसे मतलब जो गिफ्ट गुजरात है ना बेटा, गुजरात के अंदर है ना, इन्होंने आईएफएससी खोला है। मतलब क्या, वहां पे अगर आप कोई भी, मान लीजिए वहां पे आप कंपनी खोलते हैं, हम गिफ्ट को या आईएफएससी को इंडिया का पार्ट नहीं मानते, ऐसा बोला जाए, तो वहां पे अगर कोई भी सर्विसेज रिसीव हो रही है ना, तो अपन लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, अपने लिए ये फॉरेन कंपनी नहीं बनेंगी अगर वो वहां पे आके ऑपरेट कर रही है, कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती तो सर गिफ्ट तो वैसे तो इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन ऑन पेपर्स उसे बोला जाता है कि हम लोग इसको इंडिया का ट्रीट नहीं करते करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एन एक्ट टू द फॉरेन कंपनी, सेक्शन नंबर 379। देखिए क्या बोला जा रहा है, फॉरेन कंपनीज के ऊपर 380 से लेके 386 दोनों सेक्शन को इंक्लूड कर लेना, वो एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा 392 एंड 393 भी अप्लाई होते हैं क्या पूरे फॉरेन कंपनीज के ऊपर? बिल्कुल सर। बीच के सेक्शन कहा गया, जब उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फॉरेन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि बीच के जो सेक्शंस है ना 387 से 391 वो जनरल सेक्शंस हैं जो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉरेन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होना चालू हो जाते हैं। अब उसके बाद देखो और क्या बोला सर, मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है बेटा, क्या कहा मैंने, कोई बाहर की फॉरेन कंपनी है, उस फॉरेन कंपनी का पेड अप जो कैपिटल है ना, इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, पार्टली बाय इक्विटी, पार्टली बाय प्रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है, अगर उसका कम से कम 50%, नॉट लेस देन 50%, मतलब एटलीस्ट 50%, यानी कि 50% और मोर ऑफ दैट पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड किया जाता है, किसके द्वारा, सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा, या कंपनीज जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, या सिटीजन और कंपनीज के द्वारा मिलकर अगर होल्ड किया जाता है 50% और मोर, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, इस फॉरेन कंपनी का जो इंडियन बिजनेस होगा ना, समझना, वो फॉरेन कंपनी का जो इंडियन बिजनेस होगा ना, अपन ऐसा ट्रीट करेंगे कि वो मानो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है और उसको पूरे कंप्लायंस करने पड़ेंगे चैप्टर 22 के। क्या काम ने बोलो, जितने भी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 है ना, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, देखिए क्या सर, कोई बाहर की फॉरेन कंपनी है, एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ मर्सिडीज के बारे में बात करूंगा। मर्सिडीज बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में धंधा करती है। अगर मर्सिडीज के अंदर 50% से ज्यादा धंधा, अरे वो छोड़ो यार, टाटा कोरस के बारे में बात करेंगे। टाटा कोरस को एक्वायर किया था टाटा ने। अब टाटा कोरस जितना भी, टाटा कोरस एक फॉरेन कंपनी है, बाहर बनी है, इंडिया में भी धंधा करती है। अब ऐसे केस के अंदर क्या हो रहा है कि मान लीजिए टाटा का शेयर है 50% से ज्यादा कोरस के अंदर, तो मैं कहूंगा कि कोरस का जो भी धंधा इंडिया में हुआ है ना, वो धंधा अपन ऐसा मानेंगे मानो जैसे इंडियन कंपनी ने किया, और इंडियन कंपनी के हिसाब से उसको पूरे कंप्लायंसेस करना पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो इंडियन कंपनी के हिसाब से पूरे कंप्लायंसेस करते हुए चलना, इंडियन कंपनी के हिसाब से पूरे कंप्लायंसेस कर दीजो, ऐसा यहाँ पे बोला गया, ऐसी चीजें यहाँ पे बोली गई है। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 जल्दी से। यस सर, एकदम इजी। उसके बाद सेक्शन नंबर 380 के ऊपर आता हूं, डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी। अब कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है बेटा, तो उसको ये पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। किसको सबमिट करना पड़ेगा? आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। आप इंडिया में कहीं पे भी धंधा डालो, आपका आरओसी दिल्ली रजिस्ट्रार ही होने वाला है, समझना। फॉरेन कंपनी के लिए बोल रखा है, आप गुजरात में डालो धंधा, आप महाराष्ट्र में डालो, आप तमिलनाडु में डालो, आप कर्नाटका में डालो, आप तेलंगाना में डालो, आप जम्मू में डालो, आप कहीं पे भी डालो,
आपका आरओसी क्या रहने वाला है, दिल्ली आरओसी रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। आगे इसके ऊपर पॉइंट भी है, ठीक है, बस यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि रजिस्ट्रार यहाँ पे आया पहली पहली बार। अब देखो क्या बोल रहा है, 30 दिन के अंदर जब से आपने प्लेस ऑफ बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है इंडिया में, वहां से 30 दिन के अंदर आप आरओसी के पास पहुंच जाना और उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देना, जो भी आपके चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे लिए इंडिया में तो एमओए एओए होता है, तो आपके देश के हिसाब से आपके जो भी चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दे देना। लेकिन मान लीजिए आपके चार्टर्ड डॉक्यूमेंट जापानीज लैंग्वेज में लिखे हुए, हमें कैसे समझने आने वाला है ना। जैसे मान लीजिए ओ जनरल, ये एक जापानीज कंपनी है, ये इंडिया में आ रही है बेटा, फॉरेन कंपनी हो गई। अब ऐसे केस में जापानीज वाले डॉक्यूमेंट देंगे तो हमारे क्या लोग अब क्या जापानीज चाइनीज हम वही संभालते बैठे क्या, नहीं। तो बोला एक काम करो, तो इंग्लिश में ट्रांसफर करो और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स हमको दे दो। दूसरा, सर फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड प्रिंसिपल, जापान में तुम्हारा क्या नाम है, जापान में तुम्हारा एड्रेस क्या है, ओ जनरल वो बता देना। इसके अलावा जो भी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स या सेक्रेटरी है ना, उसकी डिटेल्स आप देना कि उसका नाम क्या है, उसका पहले नाम क्या था, पिताजी माताजी और स्पाउस का नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बारे में बताओ। और ये पूरी डिटेल्स दे देना, उसका एड्रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, कहां पे ओरिजिन हुआ, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, ऑक्यूपेशन, डायरेक्टरशिप कोई इंडियन कंपनी में अगर है तो डिन नंबर क्या है, उस कंपनी का सिन नंबर क्या है, अदर डायरेक्टरशिप कुछ है क्या, मेंबरशिप नंबर है क्या सेक्रेटरी के द्वारा जो होल्ड किया जाता है, और उसका ईमेल। ऐसी सारी चीजें यहाँ पे क्या देना पड़ता है, ऐसी सारी चीजें देना पड़ता है किसको, डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी को। कौन सी, ओ जनरल की, समझ रहा है बात को, जो फॉरेन कंपनी है उसके डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी को ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है। प्लीज बेटा, मैं जानता हूं ये रिवीजन लेक्चर्स फास्ट चलेंगे और ऑब्वियस सी बात है रिवीजन में तो फास्ट होना ही है। ये वाहियात कमेंट मत करना क्या फास्ट चल रहा है करके, अरे तो रिवीजन में तो फास्ट ही होगा ना गिल सप्पा, है ना, तो फास्ट तो रहने ही वाला है बेटा, है ना। आपको कोप अप करते हुए चलना है, धनाधन सुनने का, फटाफट माइंड में रजिस्टर करने का चीजों को। उसके बाद देखो क्या बोला गया, ये फॉरेन कंपनी को क्या करना है, एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को तैयार करना है। क्या करना है बोलो, एक इंडियन, इंडिया में अपना रिप्रेजेंटेटिव को तैयार करना है। मतलब सर उसका नाम और एड्रेस आपको देना पड़ेगा जो आपका इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा। मान लो एग्जांपल के लिए ओ जनरल क्या करता है, मुकेश भाई अंबानी को इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, तो मुकेश अंबानी का पूरा नाम और एड्रेस भी यहाँ पे देना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर देना पड़ेगा। इसके अलावा फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया। अब कंपनी जो इंडिया में, कंपनी जो इंडिया में जगह ये लोग खोल रहे हैं ना, प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में डाला है उसका फुल एड्रेस भी आप दोगे क्या, बिल्कुल। अब इससे पहले अगर ओ जनरल ने कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस खोला या बंद किया है उसके बारे में डिटेल्स दे देना। और फिर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारे जो डायरेक्टर्स है ना वो किसी भी प्रकार से कॉन्विक्टेड या डीबार्ड नहीं है, क्या बनाने के लिए, कंपनी या मैनेजमेंट इन द कंपनी इन इंडिया, समझना, इन इंडिया या इंडिया के बाहर किसी भी तरीके से हम कन्विक्टेड या डीबार नहीं किए गए हैं कंपनी को बनाने के लिए या मैनेज करने के लिए। इससे रिगार्डिंग डिक्लेरेशन भी दे देना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप सबमिट करोगे, फॉरेन कंपनी सबमिट करेंगी 30 दिन के अंदर। ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है सर, दूसरा बोला जा रहा है कि आपको 30 दिन के अंदर FC1 भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर FC1 देना पड़ेगा, जिसके अंदर आप ये बताओगे बेटा कि एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में डिटेल्स होती है। 30 दिन के अंदर ये भी सबमिट करना है कि एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ये आप कौन से इसमें बताते हो, FC1 के अंदर बताते हो। और अगर मान लीजिए आपका प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज होता है या कोई भी चीजें चेंज होती है तो अल्ट्रेशन के लिए FC2 दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अल्ट्रेशन के लिए FC2 दिया जाता है। मान लो सर अगर मेरे को RBI से परमिशन लेना है, क्योंकि फेमा के अंतर्गत आते हैं ना, वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ला रहे, तो इंडिया में पैसा ला रहे, फिर रिपैट्रिएट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, ये सब चीजें होती है, तो आपको आरबीआई की परमिशन भी लगती है। तो अगर आपने आरबीआई से परमिशन लिया है उसको भी आप दे दोगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी आप रजिस्ट्रार को दे देना। सर जो ऑफिस है ना, ऑफिस में डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड, क्या पे देखिए दिल्ली रजिस्ट्रार, मैंने बोला था ना दिल्ली रजिस्ट्रार को ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। इसके साथ फीस भी लगेगा क्योंकि रजिस्ट्रार टॉक्सिक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था सर, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी का सीज हो जाता है प्लेस ऑफ बिजनेस, समझना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस बंद हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग धंधा नहीं करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर सर यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर डॉक्यूमेंट्स है क्या टू द रजिस्ट्रार, क्या वो भी सीज हो जाता है क्या, बिल्कुल। एग्जांपल के लिए 31 मार्च को मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस सीज हो गया, तो 31 मार्च के बाद के जितने भी पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, कागजात होंगे उसको मुझे नहीं देना पड़ेगा, मेरा अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं आता है उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देना। सर अगर कोई भी अल्टरेशन होता है, बता चुका हूं 30 दिन के अंदर FC2
फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे सबमिट कर देना। अब अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर आता हूँ, सेक्शन नंबर 381। क्विक रिवीजन करेंगे 45 मिनट के अंदर, मेरे को इस चैप्टर का रिवीजन चाहिए, मतलब चाहिए। सर देखो क्या बोला जा रहा है सेक्शन नंबर 381 के बारे में। सेक्शन नंबर 381 कहता है हर एक फॉरेन कंपनी हर एक कैलेंडर ईयर में क्या करना चाहिए। हर एक फॉरेन कंपनी कैलेंडर जनवरी से दिसंबर तक क्या करना चाहिए, समझ लो सर। बैलेंस शीट पीएनएल बनाना चाहिए, और यहाँ पे बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना चाहिए, और ये कॉपी को डिलीवर कर दो रजिस्ट्रार को। कौन सा रजिस्ट्रार? दिल्ली बेस्ड ज्यूरिसडिक्शन वाला। सर जो इंडियन ऑपरेशन हुए हैं ना फॉरेन कंपनी के, इंडियन ऑपरेशंस को आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना। शेड्यूल 3 मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाना। ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या लगेंगे सर? चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी की चीजें लग जाएंगी। और मान लीजिए कोई भी सीएफएस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे तो उसको भी आप सबमिट करोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी आप सबमिट करते हुए यहाँ पे चलने वाले हो। ये सर सीएफएस से रिलेटेड भी आप यहाँ पे चीजें बताते हुए चलेंगे। अब मान लो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये कोई दूसरे लैंग्वेज में होंगे, उसको कन्वर्ट करना इंग्लिश लैंग्वेज में, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारी चीजें बता देना। फिर बोला गया कि आपके जितने भी प्लेस एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये आप FC3 फॉर्म के अंदर बताओगे। क्या कहा हमने? बोलो, ये आप FC3 फॉर्म के अंदर बताओगे। बैलेंस शीट डेट के ऊपर जितने भी पीओबी है आपके इंडिया में वो आप FC3 फॉर्म के अंदर बता देंगे। और मान लीजिए कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस अगर सीज हो जाता है तो आप नोटिस दोगे कि हमारा ये सीज हो चुका है, और उसके बाद आपके ऑब्लिगेशन समाप्त हो जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। अब देखो क्या बोला गया फर्दर, इसके साथ साथ हर एक फॉरेन कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सबमिट करना ही है, बैलेंस शीट पीएनएल तो सबमिट करना ही है। इंडिया के ऑपरेशंस को शेड्यूल 3 के हिसाब से, चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के हिसाब से तो करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए सेकेंड और क्या बोला जा रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप दे देना कि आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन से, क्या आपने कोई प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट किया है क्या? मतलब ओ जनरल इंडिया ने ओ जनरल जापान को कोई पैसा दिया है क्या? प्रॉफिट्स रिपैट्रिएट आपने किए क्या? यहाँ जो प्रॉफिट्स कमाया क्या वो अपने ही कंपनी में आप इंडिया के बाहर ले गए क्या? या दूसरा बोला या तीसरा बोला गया है ट्रांसफर ऑफ फंड से रिलेटेड, मतलब बोला गया है ट्रांसफर ऑफ फंड्स का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स का सिंपल सा अर्थ यहाँ पे ये होता है कि आपने क्या डिविडेंड बांटा है क्या? आपने दूसरे लोगों को पैसा दिया है क्या? वो दूसरे लोगों को जो भी आपने पैसा बांटा है उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता दीजिएगा, उसके बारे में भी आप यहाँ पे बताते हुए चलिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स कितने दिन में डिलीवर हो जाना चाहिए बेटा? फाइनेंशियल ईयर जैसा ही क्लोज होता है वहां से 6 महीने के अंदर ये चीजें डिलीवर हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रार चाहे तो 3 महीने का एक्सटेंशन आपको दे सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है। सर जो फॉरेन कंपनी इसका भी ऑडिट कराना पड़ेगा। कौन कर सकता है? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, और जितने भी चैप्टर 10 के प्रोविजन से वो लग जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कहने के लिए बस बोला गया है फॉरेन कंपनी को एग्जेम्पशन से, बाकी आप देनोगे तो दनादन दनादन इनके ऊपर सेक्शंस पे ले गए हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर 382 के बारे में बात करूंगा। सर सेक्शन नंबर 382 बात करता है डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। मतलब क्या कि फॉरेन कंपनी को अपने नाम को डिस्क्लोज करना है। चैप्टर नंबर 2 में अपन ने पढ़ा है यहाँ पे, है ना। हर एक फॉरेन कंपनी क्या करती है बेटा? कॉन्स्पिशियसली, मतलब एकदम प्रॉपर जगह पर जहां पे प्रॉपरली दिख जाए, आउटसाइड द एवरी ऑफिस ऑफ इंडिया, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है ये उनको बताना पड़ेगा, और कौन से कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है वो बताना पड़ेगा, और वो भी कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे आप बताते हुए चलेंगे। ठीक है सर। और मान लीजिए जैसे अगर महाराष्ट्र में है तो वहां की लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो मराठी के इसमें भी आप वहां पे इनकॉर्पोरेट करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे करेंगे। अब दूसरा देखो क्या बोला गया है, कॉज द नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द कंट्री इन विच द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द लेजिबल इंग्लिश कैरेक्टर। मतलब नेम और कंट्री ऑफ द इनकॉर्पोरेशन भी आप यहाँ पे बताएंगे। कहाँ पे सर? सारे बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर हेड, प्रॉपर पेपर्स के ऊपर सारे जगह पर कंपनी का नाम और उसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे है वो आप बताते हुए चलेंगे। सर मान लीजिए इफ द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, अगर मान लीजिए कंपनी की जो मेंबर्स की लाइबिलिटी वो लिमिटेड है ना, तो इस चीज को, ये फैक्ट को आप हर एक प्रोस्पेक्टस के अंदर, मतलब बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर पेपर, नोटिसेस, एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर आप डालोगे, और इसको हर एक आउटसाइड ऑफ द एवरी ऑफिस ऑफ कंपनी भी आप वहां पे लिखोगे मेंबर्स लाइबिलिटी लिमिटेड या लिमिटेड लाइबिलिटी करके, ऐसा आप वहां पे डालते हुए चलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कब? जब लाइबिलिटी लिमिटेड है। फिर से
रिपीट करूंगा, देखो क्या, सबसे पहली बात तो नाम ऑफ कंपनी डाल देना और कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है। दूसरा क्या बोला गया, जो भी पेपर है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर भी ये डिटेल्स डाल देना। तीसरा लायबिलिटी लिमिटेड है, इस बात को प्रोस्पेक्टस के अंदर और बाकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाल देना और सही जगह पर मेंशन कर देना। यहाँ पे जो भी एवरी ऑफिस एंड प्लेस है ना जहां पे वो धंधा कर रहे हैं वहां पे भी इसको एग्जिबिट कर देंगे क्या, वहां पे भी इसको लिख देंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल वहां पे भी अपन लिखते हुए चलने वाले हैं। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 383 से रिलेटेड। सर सेक्शन नंबर 383 क्या कहता है कि सर्विस ऑफ ऑन फॉरेन कंपनी, मतलब क्या कि सर अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं फॉरेन कंपनी को, मैं ओ जनरल को डॉक्यूमेंट्स देना चाहता हूं तो मुझे क्या जापान जाना पड़ेगा क्या उसको देने के लिए? नहीं नहीं, जो इंडिया में मुकेश अंबानी आपने उसका जो ऑथराइज पर्सन है इंडिया के अंदर, अगर आपने केवल और केवल उसको भी डॉक्यूमेंट्स दे दिया ना तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मोर देन यहाँ पे सफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद देखिए डिबेंचर्स एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। सिंपल सी बात है, सेक्शन नंबर 71 जो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है वो सेम यहाँ पे फॉरेन कंपनी में अप्लाई होगा। सेक्शन नंबर 92 जो फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है वो सेम चीजें इंडिया के अंदर अप्लाई होंगी। सेक्शन नंबर 135 जो सीएसआर से रिलेटेड है वो सेम चीजें फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा बोल रखा है कि हर एक फॉरेन कंपनी प्रिपेयर करेगा अपना एनुअल रिटर्न FC4 के अंदर, क्या बोला यहाँ पे, FC4 के अंदर एनुअल रिटर्न को प्रिपेयर करेगा और विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है ना वहां से 60 दिनों के अंदर, वहां से 60 डेज के अंदर, वहां से 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर उसको क्या कर देना पड़ेगा सर, 60 डेज के अंदर उसको यहाँ पे फाइल कर देना पड़ेगा। 60 डेज के अंदर FC4 के अंदर एनुअल रिटर्न को प्लीज सबमिट कर दीजिएगा, प्लीज फाइल कर दीजिएगा। सेक्शन 128 के हिसाब से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी मेंटेन करते हुए चलेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के चैप्टर 6 के प्रोविजन भी लगते हैं आपको और चैप्टर 14 के जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन है वो भी सेम जैसे इंडियन कंपनी के ऊपर लगते हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर भी एज इट इज वो चीजें लगती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे लगती है। सर जो भी हम फीस प्रिस्क्राइब करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए वो आप हमको पे कर देना। जो भी हम रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब करेंगे समय समय के साथ हम लोग चेंज करते रहेंगे, इसलिए हमने बोल के रखा है एज में भी प्रिस्क्राइब। अगर हम फिक्स कर देते तो लॉ में वो हो जाता और हम लोग उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे सेक्शन नंबर 386। जब भी वर्ड सर्टिफाइड आपको नजर आए तो उसका मतलब होता है ट्रू कॉपी या करेक्ट ट्रांसलेशन। जैसे अपन ने देखा है कि मान लो जापानीज लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिया जाता है रजिस्ट्रार को। अब आप खुद सोच के देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। क्या अपन लोग आरओसी में एक बंदे को बैठा है क्या उसके लिए देखना बोले ट्रांसलेट करके? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक एक्सपर्ट के पास चले जाओ और वो आपको सर्टिफाई करके दे देगा। जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड का आप जेरोक्स निकालते हो और किसी को देते हो तो वो सर्टिफाई करके देता है। आपने अक्सर किया होगा सीए से सर्टिफिकेशन आप लाते हो कई बार 12th की मार्कशीट के ऊपर, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये ट्रू कॉपी या करेक्शन, इसे सर्टिफाइड बोला जाता है। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्टर इन फॉरेन कंपनी का मतलब होता है जिसकी चलती है, मतलब जिसके डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के ऊपर पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। और प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो होता है ना, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, क्या वो भी इंक्लूड होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये दोनों ऑफिसेस को इंक्लूड माना जाता है प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर। किसके अंदर बोलो? प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर दोनों चीजों को इंक्लूड यहां पे माना जाता है। ठीक है सर। अब बात करेंगे किसके बारे में? डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स कंटेंट देयर इन करके। ठीक है, सेक्शन नंबर 387 से लेके 391 के बारे में बात करेंगे। ये एप्लीकेबल होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर और फॉरेन कंपनी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो डीम्ड बात है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर भी ये चीज एप्लीकेबल होंगी क्या? हाँ, वो तो कहने के लिए बोला गया था कि अरे हम तो सिर्फ इतने ही सेक्शंस लगाएंगे, बाकी तो आपने देख लिया सारी चीजें तो मुटाडिस मुटंडिस मुटाडिस मुटंडिस करके दनादन पेल दिए इनके ऊपर, है ना। ये तो अपने देख ही लिया। अब देखो क्या बोला गया है, सेम है जैसे अपन सेक्शन नंबर 26 में चीजें पढ़ते थे, बिल्कुल एज इट इज सेम है। जो भी प्रोस्पेक्टस होगा ना फॉरेन कंपनी का, वो डेट एंड साइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बोलो जल्दी से सर? वो डेट एंड साइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बोलो जल्दी से सर? वो डेट एंड साइन किया जाएगा, डेट एंड साइन किया जाएगा, डेट एंड साइन किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना सर। डेट एंड साइन करने का क्या मतलब होता है? डेट एंड साइन करने का मतलब होता है कि उस पर तारीख और साइन, मतलब वाह क्या बोला है सर। इसके अंदर पर्टिकुलर्स भी होना चाहिए, कौन
कौन से पर्टिकुलर्स के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी क्या है, मतलब फॉलोइंग मैटर्स आप प्रोस्पेक्टस के अंदर डालना, एमओए एओए जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपकी चीजों को। दूसरा, एनैक्टमेंट या प्रोविजन जिसके अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट, जैसे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 है, तो बाहर जापान में कौन सा एक्ट है जिसके अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका इंडिया का एड्रेस क्या है, इंडिया के एड्रेस के बारे में बताना। और अगर मान लीजिए कोई भी कॉपीज या कोई भी एनैक्टमेंट या प्रोविजन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करके आप देंगे क्या इंग्लिश में? हाँ सर बिल्कुल देंगे। सर कौन से दिन पे, कौन से दिन में और कौन से कंट्री में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तारीख भी बताइए, डेट एंड कंट्री जहां पे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके अलावा सर इसका पीओबी इंडिया के अंदर क्या है और एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, मतलब इंडिया के ऑफिस के बारे में एड्रेस दे देना। और जो भी सेक्शन नंबर 26 के मैटर्स है ना वो एज इट इज यहाँ पे छाप देना। मैंने तो बोला था कहने के लिए बोलते हैं कि हम कुछ लगाते नहीं, बाकी पूरा धनाधन इनके ऊपर डाल दिया है। अब देखो क्या बोला, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल से ज्यादा हो गए, मतलब आप कोई छोटे हरकतों के लिए नहीं आए हो, 2 साल आपने जी लिया, तो ये पहले 3 पॉइंट्स हम लोग आपसे मांगेंगे क्या? नहीं सर, पहले 3 पॉइंट्स हम लोग आपसे नहीं मांगेंगे, फर्स्ट 3 पॉइंट्स का वेवर इन्होंने कर दिया है। इसके बाद देखो क्या बोला गया सर, वेवर मान लीजिए ये जो सबसेक्शन 1 अपन ने पढ़ा ना, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हम इसका वेवर आपको नहीं देंगे, आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा क्या? यस, आपको कंप्लायंस करना है, मतलब करना है, खत्म हो गई बात। फिर क्या बोला यहाँ पे, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, चैप्टर समझना बात को, चैप्टर 22 का सहारा लेते हुए चलोगे यहाँ पे, जहाँ पे आप एप्लीकेशन इशू करते हो, जो भी पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के लिए या सिक्योरिटीज के लिए, तो आप उनको एप्लीकेशन देते हुए चलते हो। इसके अलावा देखो क्या बोला, सेम सेक्शन 26 के द्वारा ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा जब एग्जिस्टिंग मेंबर्स को न्यू सिक्योरिटीज दे रहे हैं या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज न्यू मेंबर्स को दे रहे हो, है ना। तो देखो यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के बारे में बात किया, ये एग्जिस्टिंग मेंबर्स के बारे में बात किया, तो ये दोनों सर्कमस्टांसेस में ये वाला प्रोविजन मतलब 387 वाला लगता है क्या? नहीं सर, यहाँ पे नहीं लगता है 387 वाला, ये प्रोविजन ही नहीं लगता सर जहां पे ये दोनों चीजें आ रही है। अब देखो जहां पे एक्सपर्ट का कंसेंट एंड अलॉटमेंट हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे देखो, कोई भी व्यक्ति इशू, सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, अनलेस अदरवाइज क्या बेटा, वो पहली बात तो एक्सपर्ट ने किया जाना चाहिए और वो कंसेंट को उसने विड्रॉ नहीं करना चाहिए। समझ रहे आप बात को, उसने विड्रॉ नहीं करना चाहिए बिफोर इशूइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस। ये दोनों चीजों का ध्यान रखना, एक्सपर्ट ने देना भी चाहिए स्टेटमेंट और उसने विड्रॉ भी नहीं करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। सर कोई भी स्टेटमेंट जो ऑन द फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस दिख रहा है बेटा, तो अपन उसको डीम्ड मान लेंगे कि ये प्रोस्पेक्टस के अंदर डाला है। किसी भी पेज के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर फेस पे समझ में आ रहा है कुछ चीजें लिखी गई है, तो अपन लोग कहेंगे कि डीम्ड इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस की बात यहाँ पे आ जाती है। बहुत सेम है, चैप्टर नंबर 4 जो अपन ने पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा सिमिलर कंटेंट है ये पूरा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 389 के बारे में, जो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए जो कॉपी होंगी प्रोस्पेक्टस को, उसको सर्टिफाई किया जाएगा। कौन सर्टिफाई करेगा? चेयरपर्सन सर्टिफाई करेगा और उसके साथ साथ 2 डायरेक्टर्स जिनको रिजोल्यूशन के द्वारा बेटा अपॉइंट किया जा रहा है, वो लोग भी इसको सर्टिफाई करेंगे। तो चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स करेंगे। प्रोस्पेक्टस के ऊपर फेस पे लिखा जाएगा, क्या फेस पे लिखेगा बेटा कि ये कॉपी डिलीवर की गई है आरओसी को। आरओसी कहाँ का होगा बताइएगा मेरे को? आरओसी दिल्ली का होगा सर। उसके बाद देखो क्या, अगर कोई भी एंडोर्स किसी भी तरीके से, मतलब इसके अलावा और अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट सर? मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट ने दिया है तो उसका कंसेंट आपको देना पड़ेगा। सर जो भी कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी आप दे देना। अगर वो रिड्यूस राइटिंग में नहीं है तो मेमोरेंडम की डिटेल्स दे देना। कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, मतलब जो हमारा रोज का काम नहीं है बेटा, जो अदर देन हमने बिजनेस को मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया पिछले 2 सालों में, उसके बारे में बता देना। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट दे देना और कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी भी आप देते हुए चलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे देते हुए चलने वाले हैं। अब देखो क्या बोला गया, ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, सेक्शन नंबर 390 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट जीडीआर, जैसे देखो जब इंडिया की कंपनी को बाहर से पैसा रेज करना है, मान लीजिए रिलायंस को क्या करना है बेटा, अमेरिका के लोगों से पैसा लेना है, तो रिलायंस क्या करेगा, इंडियन कस्टोडियन
कस्टोडियन बैंक के पास जाता है और अपने शेयर्स उसके पास गिरवी रख देता है। फिर ये इंडियन कस्टोडियन बैंक क्या करेगा बेटा, बाहर की जो ओवरसीज बैंक है उसको बोलेगा भाई एक काम कर, तू वहां पे ना जीडीआर इशू कर, लोगों से पैसा ले, मेरे पास क्या आ चुके हैं, रिलायंस के शेयर आ चुके हैं। वो जो पैसा आएगा वो किसको मिलेगा, रिलायंस को मिलने वाला है, क्योंकि उसने अपने शेयर्स यहाँ पे दे चुका है। अब ये हुआ जीडीआर का कंसेप्ट, जब इंडिया की कंपनी बाहर, इन्होंने क्या किया, इंडिया की कंपनी बाहर अपने शेयर्स को देती है या डिपॉजिटरी रिसीट्स को देती है। तो लेकिन अब सर कोई बाहर की कंपनी अगर इंडिया आती है, फिर से कोई बाहर की कंपनी इंडिया आती है और इंडिया के लोगों से पैसा उठाती है, तो बाहर की कंपनी क्या जाएंगी, फॉरेन कस्टोडियन बैंक के पास अपने शेयर्स दे देंगी, जो इंडियन के बैंक पास आएंगी, इंडियन बैंक के पास आएंगे और बोलेंगे तू डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर। तो उस डिपॉजिटरी रिसीट, वो डिपॉजिटरी रिसीट जो इंडिया के लोगों को इशू किया जाता है इंडियन बैंक के द्वारा, उसको आईडीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी से, उसको आईडीआर बोला जाता है। एक ही आज तक ऐसी कंपनी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नाम आपने सुना होगा, रेगुलर क्लासेस में भी बताया था आपको कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इन्होंने लाया था एक बार आईडीआर, उसको भी बहुत समय हो गया, कितना समय हो गया एग्जैक्ट ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन उसको भी काफी कुछ समय यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, एक ही कंपनी है, बाकी और कोई भी नहीं है। तो आईडीआर से रिलेटेड पूरे पूरे कंसेप्ट यहाँ पे देखे रखे। तो देखो क्या बोला गया कि ऑफर करना आप आईडीआर, जो भी रिक्वायरमेंट्स है डिस्क्लोजर की उसको फुलफिल करना सर। फिर बोला जा रहा है कि जो मैनर जिसमें आईडीआर को मतलब यहाँ पे कस्टोडियन और अंडरराइटर्स डील करेंगे उसके बारे में बताना, कैसे सेल ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होगा आईडीआर का वो भी आप बताते हुए चलोगे। इसके अलावा जो भी आपको परमिशन लगती है वो सारी परमिशन सेबी और आरबीआई से आपने लेना चाहिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, आरबीआई और सेबी से पूरी परमिशन आप यहाँ पे लेते हुए चलिएगा। अब देखो क्या एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 टू 36 एंड चैप्टर यहाँ पे कौन सा 20 सेक्शन नंबर 391 कहता है। क्या कहता है देखिए यहाँ पे कि सर जो सेक्शन नंबर 34 से 36 एंड चैप्टर 20, मैंने कहा कहने के लिए एग्जामिशन है, बाकी पूरे प्रोविजन लगाए हैं इन्होंने। तो जो भी प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड यहाँ पे बात है तो 34 से 36 में चले आना। जो आईडीआर हम लोग इशू कर रहे हैं इसमें जो भी क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है, मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस किया, कोई सिविल लाइबिलिटी आती है, कोई भी पनिशमेंट आती है, तो 34 से 36 को आप देख लेना, वहां पे जो पनिशमेंट होंगी वो सेम पनिशमेंट क्या यहाँ पे भी रहने वाली है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ पे भी रहने वाली है। सेक्शन नंबर 392 पनिशमेंट के बारे में बात करता है। अगर फॉरेन कंपनी कोई भी कॉन्ट्राविन करती है प्रोविजंस को तो यहाँ पे ये पनिशमेंट उनको लगेंगी। फॉरेन कंपनी को 1 लाख से 3 लाख रुपए तक की सजा होने वाली है। इसके अलावा कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 50,000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी यहाँ पे लगती है। साथ साथ में और क्या पनिशमेंट भी लगेगा हर एक ऑफिसर को। कितना पनिशमेंट होगा, 25,000 से लेके 5 लाख तक। बोलो कितना पनिशमेंट होगा, 25,000 से लेके 5 लाख तक, 25,000 से लेके 5 लाख तक की पनिशमेंट यहाँ पे लगने वाली है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ पे लगते हुए चलेंगे। अब देखो क्या बोला जा रहा है सर, यहाँ पे क्या बोला गया है, मान लीजिए सर कोई फॉरेन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करती है। अब इसका है ना किसी अदर पर्सन के साथ या आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अब ये फॉरेन कंपनी का राइट चले आता है वो अदर पर्सन के ऊपर केस करने का। लेकिन ये जो अदर पर्सन है, क्या ये अदर पर्सन केस कर सकता है क्या, हाँ सर अदर पर्सन केस जरूर कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब मैंने क्या कहा कि अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती है प्रोविजंस को तो कंपनी का अधिकार चले जाता है क्लेम करने का, सेट ऑफ करने का। अरे वो पार्टनरशिप के अंदर पढ़े थे ना, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, फाउंडेशन का दिन याद करो, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप अगर होती है तो उसको अपन बेनिफिट्स नहीं देते थे। बस उसी प्रकार से फॉरेन कंपनी अगर कोई भी कॉन्ट्राविन करती है तो उसको बेनिफिट्स नहीं देते, लेकिन दूसरे लोग मतलब उसने कॉन्ट्राविन किया तो आप थर्ड पर्सन का क्यों राइट छीन लोगे, तो थर्ड पर्सन क्या केस कर पाएंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनको एग्जेम्पशंस दे सकती है फॉरेन कंपनी को। वैसे इन्होंने बोल के रखा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो हमने सेटअप करके रखा है ना, वहां पे हम लोगों ने एग्जेम्पशन प्रोवाइड करके रखा है। क्या करके रखा है बोलो, एग्जेम्पशन प्रोवाइड करके रखा है भाई साहब। 32 मिनट के अंदर हमने पूरा पूरा ये चैप्टर को रिवाइज कर लिया, एकदम क्विकेस्ट मैनर, शॉर्टेस्ट मैनर में हमने रिवाइज किया, 100% मॉड्यूल का कंटेंट कवर किया, सब चीजें आपकी बढ़िया से कंप्लीट हुई है। बस धनाधन धनाधन सुनने का, समझने का, सुनने का, समझने का, सुनने का, समझने का, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। होप तो ये रिविजन वीडियो आपको बढ़िया तरीके से काम आ गया हो। जाने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, मेरी जितनी भी क्लासेस होती है बेटा
ये पूरी क्लासेस ultimateca.com के ऊपर चलती है, तो आप ultimateca.com के ऊपर जा सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, मैं आपको फाउंडेशन का लॉ, इंटर का लॉ और इंटर का ऑडिट में आपको पढ़ाता हूँ। खास बात यह है कि अगर आप मान लीजिए अगर आपको कोई भी, जैसे आप इंटर का ऑडिट लेना चाहते हैं तो वन इसमें पूरे आपको 100% लेक्चर्स एक ही बार में डिलीवर हो जाएंगे। गूगल ड्राइव की मदद से बोलो, पेन ड्राइव की मदद से बोलो, तो एक बार में आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी और धनाधन धनाधन आप चीजों को देख पाएंगे। न्यू सिलेबस के अंदर जाना है, यहाँ पे आप लॉ एंड ऑडिट का कॉम्बो भी ले सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉज सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉज के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑडिटिंग एथिक्स सिलेक्ट करेंगे, ऑडिटिंग एंड एथिक्स के यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। तो ultimateca.com भूलिएगा नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग दूसरे चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे, जैसे चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 3 4 हो गए, है ना, चैप्टर 3 4 हो गए। इसके अलावा सर ये सारे चैप्टर्स को अब अपने को फटाफट फिनिश करना है। अब मेजर चैप्टर्स अपने बचे हुए, जैसे चैप्टर नंबर 7 हो गया, तो ये सारे 3-4 चैप्टर्स अब बचे हुए अपने कंपनीज एक्ट के। बाकी हम लोगों ने फेमा का रिवीजन भी कर लिया है, तो आप उसको भी बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे रिविजन पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो चेक कीजिएगा पूरी प्लेलिस्ट को और बढ़िया से अपनी तैयारी को चालू रखिए। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, अभी पेपर को बहुत ज्यादा कम दिन बचे हुए, आप ये मत फोकस कीजिए कि इलेक्शन आएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। अरे आपको सोचना ही क्यों है, ये सोचो जिस समय पेपर होने वाले उसी समय पेपर होने वाले है करके, और बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन चालू रखो, पॉजिटिव माइंडसेट से रखो, ज्यादा अपने को घबराना नहीं है, अच्छे से बस पढ़ते रहना है, शिद्दत से पढ़ते रहना है, ठीक है ना। तो बढ़िया से मेहनत कीजिए। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक